चलिए, हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वापस आएंगे दोस्तों। जी सोल्ड सम गुड्स टू एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव ऑन दैट डे। जो गुड्स है वो पैक्ड एंड लाइंग थे इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी। गुड्स जो है इंस्पेक्ट कर लिए एजेंट ने, फाउंड टू बी इन ऑर्डर। Later on, the dues of the goods were settled in cash. Just after receiving cash, जी ने आस्क किया एच को कि भैया ये गुड्स जो है वो ले जा लो गोडाउन से, ताकि वो अपने लिए और दूसरे गुड्स जो है वो ला सके। आफ्टर वन डे, सिंस एच ने नहीं किया डिलीवरी को, तो जी ने उठा के उस गुड्स को कहाँ रख दिया बेटा, बाहर रख दिया। अब रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द Sales of Goods Act, analyze the above situation and decide whether who will be responsible for the above damage. Will your answer be different if the dues were not settled in cash and are still in pending? तो अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो अब ओनरशिप किसके नाम पे जा चुकी है, एच के नाम पे। कैसे चली गई, क्योंकि गुड्स कौन से स्टेज पे, डिलीवर स्टेज पे, और उसके एजेंट ने क्या कर लिया, उसको चेक भी कर लिया, तो वो नोटिस किसके पास है, एक तरीके से एच के पास है। मतलब नोटिस भी जा चुकी है, तो ओनरशिप किसके पास जा चुकी है, एच के पास। अब देखा जाए तो भाई वैसे तो एच ही इसके लिए क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट उन्होंने यहाँ पे एक और चीज लगा दी, और वो कौन सा कंसेप्ट लगा दिया, बेली का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट लगा दिया, बेली का। उन्होंने बोला भाई सिंस डिलीवरी अगर नहीं ली गई है तो जी द सेलर होल्ड द गुड्स एज अ व्हाट दोस्तों, बेली, एंड वाज फाउंड इन सच कैपेसिटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। उसे क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स करना पड़ेगा। और क्योंकि उसने बेली की पोजीशन में रह करके रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स नहीं किया, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, जी क्या होगा दोस्तों, लाइबल रहेगा। वैसे यहां पर ओनरशिप को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखें तो वैसे ये क्या होना चाहिए, यस, एच ही लाइबल होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उन्होंने ना दोनों चीजों को ले लिया। दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो आईसीएआई का, मुझे लगता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन में इन्होंने ये चीज को ध्यान दिया कि भैया हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी इज्जत देनी है। अदरवाइज जब अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो ऑन दैट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या नहीं होती बेटा, ऐसे इज्जत देने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पे ओनरशिप देखना पड़ता है। बट ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, मैं ये बोल सकता हूं। तो अगर अपन ने जो कंसेप्ट बना के रखा है कि ओनरशिप पे ध्यान देना है, अपन को वहीं ध्यान देना है। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाने की वजह से आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं सर वो तो वैसा चलने लग गया है। वो सिर्फ यही एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा या मिल गया है, तो प्लीज आप इसको एक तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, एक तरीके से ध्यान रख लें कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। बाकी आपका जो मैंने आपको बेसिक दिया है कि ओनरशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का पक्का। चलिए, कोई भी डाउट इसमें दोस्तों, फिक्स है तो प्लीज इसको, हाँ, करने को आप ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब अपने पास तो लिखा हुआ फुल फ्लेज्ड आंसर है। बाय एनी चांस अगर आपको लगता है मुझे ऑल्टरनेटिवली वैसा करके लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा सेफ रह करके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक आधी देखो, अपन तो बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये वाला टाइप का एक आधी आता है पूरे पेपर में, जहां पे आपको ऑल्टरनेटिवली लिखने की जरूरत पड़े, और कहीं मौका पड़ रहा है तो लिख जरूर सकते हो, कोई बुराई नहीं, क्योंकि चेक करने वाला कौन है, एग्जामिनर। वो आपके ऊपर की बात को भी समझेगा, ऑल्टरनेटिव बात को भी समझेगा, तो बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। समझ में? चलिए नेक्स्ट आएंगे, क्या दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। MNO Limited, a supplier of electronic component, enter into contract on August with PQR Enterprises for the sale of 1000 item of microchips. The contract specifically identified the microchips by serial number and confirmed that they were deliverable state, stored in MNO Limited's warehouse. The contract stipulated that the goods would be delivered on September 1, 2000. On 10th August 2000, a flood occurred, damaged the warehouse and destroyed the entire stock of microchip, including the 1000 unit intended for PQR Enterprises. Examined with reference to the provision of Sales of Goods Act, who shall suffer the loss? What will be the answer if microchip are not specifically identified and marked for PQR? बताइए दोस्तों। पहले वाले केस में PQR क्यों बोल रहे हैं आप? कैसे हुई ट्रांसफर, कैसे पता चला? Okay, the contract specifically identified the microchip by serial number and confirmed that they are in deliverable state. मतलब यहाँ पे specific goods में convert हो चुका है। अगर specific goods में convert हो चुका है तो फिर वहां पर तो ownership transfer हो गई, जैसे आपने contract बनाया। और अगर मान लीजिए आपने ऐसा कुछ specifically उसे अलग
नहीं किया तो फिर वो अनअसर्टेन हो जाएंगे। तो अनअसर्टेन के अंतर्गत जो है दोस्तों वहां पर वही कौन होगा दोस्तों, लाइबल होगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या दिया है, इफ द माइक्रोचिप्स आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया एमएनओ लिमिटेड विल सफर द लॉस एज द रिस्क वुड नॉट हैव ट्रांसफर टू पीक्यूआर। और ऊपर वाले केस में likely to passes the enterprises on August, therefore PQ enterprise will suffer the loss। क्या ये बात समझ में? चलो, फिर एसेंशियल एलिमेंट सेल्स ऑफ अनसर्टेन गुड्स ये बताना है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पुणे प्लेस एन ऑर्डर फॉर वेरियस केमिकल वर्थ ₹1.5 लाख फ्रॉम अ सप्लायर इन दिल्ली, ठीक है। द बायर मेड अ फुल एडवांस पेमेंट एंड द सेलर डिस्पैच द कंसाइनमेंट वाया कोरियर ऑफ हिज ओन चॉइस विदाउट रिजर्विंग एनी राइट ऑफ डिस्पोजल। ओके, अभी ये पॉइंट अपन ना 4th चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, तो अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। क्या बोला है, मिस प्रीति ओन्ड अ motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale on return basis. After a week, Joshi pledged the motor car to Ganesh. Miss Preeti now claim back the motor car from Ganesh. Will she succeed? Why no? हाँ, ओके, क्योंकि अगर हम बात करें तो उसने गणेश ने आगे किसको, गणेश जोशी ने प्लेस कर दिया कार किसको, गणेश को, मतलब ये कार किसकी हो गई, गणेश की नहीं जोशी की बेटा, क्योंकि अभी तो प्लेज ही किया है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए अभी ये किसकी है, जोशी की है, जोशी की कार है, तो कौन ओनर है, जोशी है। तो भाई आप एज प्रीति जो की पहले की ओनर थी वो गुड्स क्लेम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, नाउ इन दिस सिचुएशन मिस प्रीति कैन नॉट क्लेम बैक हर मोटर कार फ्रॉम गणेश बट शी कैन क्लेम द प्राइस ऑफ द मोटर कार फ्रॉम जोशी। आया कि नहीं आया? चल नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, सेम पिंच है क्या? हाँ वही गणेश प्रीति यही तो दिख रहा है ना, तो सेम ही होगा। नेक्स्ट आएंगे पढ़ेंगे, कौन सा पॉइंट बेटा, अलग है क्या कुछ? नहीं है, सेम ही है। ठीक, क्वेश्चन 15 देखेंगे। B2 A to B on sale on return basis they are further delivered to by B, B to C and then C to D, बाकी ठीक है। The goods are stolen while in the custody of D, who will bear the loss? She, तो she will bear the loss। बताइए, कोई भी डाउट इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाँ बेटा, the further delivery by C to D on the same time basis as further title passage, title किसके पास चलेगा, C, thus loss will be borne by B as between A and B। बेटा as between A and B वो bear करेगा, ultimately कौन bear करेगा, C। अरे समझ में, since property in goods are transferred to B with its risk in the goods, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि C के पास तो चली गई ओनरशिप, आपको सी का ही लिखना है, आपको सी लिखना है। अगर आपको मतलब ऐसा बोल देता वो कि भाई आपको दोनों के बीच में बताओ, तो फिर आपको बताना पड़ता है ए और बी में बी करेगा भैया, बट यहां पर अपन सी ही बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे एक बार। बताओ क्या होगा, प्राइस ले सकता है क्या? वाई नो, 8 दिन के लिए दिया था, अभी तो 3rd डे में डेथ हो गई ना, तो ये तो किसकी, किसका है ये, एक और से, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे।
चलिए बताएंगे क्या समझ में आया। अरुण लाइबल, वेदर पूछा क्या गया, सैमुअल इज लाइबल टू पे द प्राइस, नहीं, एंड हु विल अल्टीमेटली बियर द लॉस, अरुण। चलो यहाँ पर क्या लिखा है, सैमुअल इज नॉट लाइबल टू पे द प्राइस, कौन बियर कर रहा है, अरुण। चलो नेक्स्ट बताएंगे। बताएंगे क्या लग रहा है, whether Mohan Raj or Vikas are jointly or severally liable to pay the price of the camera to Ashish, बोल रहे हैं क्या तीनों करेंगे क्या, क्या बोल रहे हो आप लोग, नहीं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। Ashish, a trader, delivered a camera to Mohan on sale or return basis. Mohan delivered the camera to Raj on the term of cash for sale only or return. Afterward, Raj delivered it to Vikas on sale on return basis without paying cash to Mohan. The camera which was in possession to Vikas was lost by theft, though he exercised due care for its safety. Referring to the provision of the Sales of Goods Act, analyze the situation, advise whether Mohan, Raj or Vikas are jointly or severally liable to pay the price of the camera to Ashish. तब आशीष ने किसको दिया था, मोहन को, और मोहन ने किसको दे दिया बेटा, राज को, और राज ने आगे किसको दे दिया, विकास को। अब राज ने क्या सोच के दिया, राज ने क्या सोच के दिया, हाँ, अरे क्या सोच के दिया कि कैमरा किसका है, नालायक। राज ने अगर विकास को दिया है तो क्या सोच के दिया है, उसी का ही चयन है, यही तो सोच करके दिया होगा कि यार मेरा कैमरा मैं किसको दे रहा हूं बताइए, विकास को दे रहा हूं, और विकास को दिया भी तो किसमें, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे दिया, तो ऑटोमेटिकली भाई इसके पास तो अभी ओनरशिप आई नहीं है, अल्टीमेटली ओनरशिप किसके पास थी, तो कौन लाइबल होगा बेटा, कौन सी कंडीशन, अच्छा कैश, ओके, सेल फॉर कैश और रिटर्न, ओके, और क्या हुआ, नहीं तो मोहन ने डिलीवर किया कैमरा किसको, राज को, अब मोहन ने आगे दे दिया राज को ऑन द टर्म ऑफ सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, आफ्टरवर्ड राज डिलीवर्ड टू विकास फॉर सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अच्छा तो भाई साहब इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दिया कि भाई मोहन ने डिलीवर किसको किया था, राज को, इस बेसिस पर, और राज ने आगे इसी मतलब इस बेसिस पर दिया था, बट उसने आगे किसको दे दिया, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे दे दिया, मतलब इसने जो है वो सही किया नहीं, मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अभी भी ये कैमरा किसका है, मोहन का है, तो फिर अल्टीमेटली लाइबल कौन होगा बेटा, मोहन। लेट्स सी क्या हुआ यहाँ पर, मोहन लिखा है, मोहन is solely liable to pay the price as he accepted the camera on a sale or return basis and did not return it within a reasonable time। तो यहाँ पे reasonable time वाली बात तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कुछ दिया नहीं था, ये कैसा आंसर दिया इन लोगों ने, रुको एक सेकंड, कुल मिला के
यहाँ पर एक गड़बड़, ये देखो यहाँ पर ये कहानी हुई है कि आशीष ने दिया मोहन को सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर, ठीक है भाई। मोहन ने डिलीवर किया राज को, लेकिन एक कंडीशन के साथ किया है, वो कंडीशन ये है, लेकिन कंडीशन क्या नहीं हुई दोस्तों, पूरी नहीं हुई। और राज ने भी आगे दे दिया। अब राज ने जो आगे दिया वो दे सकता नहीं था, वो राज ने गलती कर दी, चलो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अभी ओनर कौन है, मोहन, तो लाइबल भी कौन होगा, मोहन। आया कि नहीं आया केस में, पक्का। तो अपन को ये मान करके चलना है कि यहाँ पर जो है भाई मोहन के पास ही क्या है, प्रॉपर्टी, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, therefore the property passes to मोहन। राज delivered to विकास on sale without paying cash to मोहन। अब यहाँ पे ये बोल दिया है कि उसने मोहन को कैश नहीं दिया। राज did not pay and had not exercised the option to purchase। ownership of camera did not pass to Raj, therefore Raj is not liable to pay the price। आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन उसके खुद के पास नहीं थी ना बेटा, ये वाला केस हो गया कि जो चीज मेरे पास नहीं है मैं आगे नहीं दे सकता। तो वो या तो इसको राज को या तो क्या करना था, रिटर्न करना था, नहीं तो कैश देना था। इसने उठा के गुड्स सामने वाले को दे दिए, तो एक्चुअली में ये गुड्स उसके हुए भी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन था ही नहीं। सेल ऑन रिटर्न बेसिस अलग होता है, यहां बोला था सेल और रिटर्न, सेल ऑन रिटर्न नहीं था। ये सेल और रिटर्न का मतलब क्या हो जाता है, या तो भाई तुम कैश दे देना या तो फिर भाई तुम रिटर्न कर देना। उसने उठा के ये आगे किसी को बेच दिया, दैट मीन्स उसने ये दोनों कंडीशन नहीं किया, तो उसके पास भी ओनरशिप नहीं आई। इसके पास नहीं है तो किसके पास है, पुराने वाले के पास तो है। पुराना वाला कौन था, मोहन, तो इसलिए वो लायबल हो रहा है। समझ में आया? चल नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे क्या बोल रहा है। ये एक होलसेलर है, काय का, प्रीमियम बासमती राइस का, डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 बैग्स ऑफ राइस of 10 kg each to a local retailer on a sale on return basis within a month of delivery. The next day, the retailer sold 5 bags of the rice to a regular customer K. A week later, K informed the retailer that the quality of rice was not proper as per the price. The retailer now wants to return all the rice bags to J, including the 4 bags not used by K. Can the retailer do so? तो बताइए पहला केस क्या हुआ, जे ने क्या किया, बासमती राइस डिलीवर कर दिया, किसको, ए को, किसको किया, के को किया, और डिलीवर कौन से बेसिस पे किया, अप्रूवल बेसिस पे। समझ में? फिर नेक्स्ट डे रिटेलर सोल्ड 5 बैग्स, किसको, के को। अ वीक लेटर उसे इन्फॉर्म किया कि क्वालिटी वैसी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर अगर देखा जाए तो रिटेलर अब वापस करना चाहता है जे को, तो वो कर सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 4 बैग्स का क्या होगा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अगर आगे बेचा इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है। इस केस के अंतर्गत अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द लोकल रिटेलर हैज ऑलरेडी सोल्ड 5 बैग्स सिग्निफाइंग दैट he has done an act which implies adopting the transaction relating to those 5 bags। बोलो आया कि नहीं आया, पक्का। तो ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस के हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। ये वाला केस देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्या हुआ बताइए, ए कहाँ गया, बी की शॉप में कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट किया, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि भाई मैं बहुत क्रेडिट वाला व्यक्ति हूँ, क्रेडिट मतलब बहुत इज्जतदार व्यक्ति हूँ, एंड उसे बी को परसुएट किया, मतलब प्रेशराइज एक तरीके से होता है करना, टू टेक द पेमेंट बाय चेक। ही फर्दर रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हैंड ओवर द particular type of ring immediately on the due date when the seller
B presented the check for the payment. The check was found to be dishonored. Before B could avoid the contract on the ground of fraud by A, he had sold the ring to C. C had taken the ring in good faith and without the notice of the fact that the goods were with A were under avoidable contract. Discuss if such a sale by non-owner is valid or not as per provision of Sales of Goods Act. बताइए ये कौन सा केस है? सेल बाय नॉन ओनर का कौन सा वाला केस है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या होना चाहिए? या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकते हो या तो फिर वॉइड कर सकते हो. अब इन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं किया या सॉरी वॉइड नहीं किया तो क्या मान लिया जाएगा? वैलिड. फिर ओनरशिप जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी. तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या बोल दिया गया है? B had not rescinded or voided the contract. A is in possession and he sell it to the new buyer, Mr. C, who acts in good faith and has no knowledge, ठीक है, that A is not the real owner. Since all the condition of section 29 are fulfilled, therefore sale of ring made by Mr. A to Mr. C is a valid sale. ये कौन सा सेल माना जाएगा बेटा? वैलिड सेल माना जाएगा. कौन है मिस्टर बी जो कि सेलर है? तो सेलर क्या करेगा भाई? अब ये तो सेल हो गई है तो उसको तो पैसा नहीं मिला तो वो किसके लिए केस करेगा? पैसे के लिए. सिंपल है. नेक्स्ट आएंगे. Ayushman is the real owner of residential property situated in Indraprastha Marg, New Delhi. He wants to sell this property and for this purpose he appoints Ravi, a mercantile agent, with the condition that Ravi will not sell the house at a price not less than rupees कितना? Ravi sells the house for rupees. Who buys it in good faith? Ravi misappropriated the money received from Mudit. Ayushman files a suit against Mudit to recover his property. Decide with reason. Can Ayushman do so under SOGA? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? हाँ ओके क्योंकि ये मर्केंटाइल एजेंट है भाई और यहाँ पर इस केस में आयुष्मान जो है कैन नॉट रिकवर हिज प्रॉपर्टी. आया कि नहीं आया? चल फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28. देखेंगे क्या लिखा है. क्या हुआ बताएंगे. ए ने परचेज किया मोटरसाइकिल किससे? बी से, and uses it for some time. It turns out that motorcycle sold by B to A was a stolen one and had to return it to a rightful owner. A brings action against B for the return of the price. Will he succeed? Yes sir. Okay. चलो हाँ जी. ओके आ रहा हूँ. चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों. एक बार पढ़ेंगे. आपके पास है कि नहीं बुक? क्वेश्चन नंबर 30 एक बार देखो. 31 भी देख लो. 34 देख लो. 30, 31, 34 देखेंगे एक बार. जिनके पास बुक नहीं है तब तक यहाँ पे देखेंगे. चलिए देखेंगे.
चलिए बताएंगे क्या हुआ। सेल बाय नॉन होना, क्या केस है? Sohan is a trader in selling of wheat. Binod comes to his shop and asks Sohan to show him some goods. ठीक है, Binod is satisfied with the quality. Sohan agrees to sell 100 bags of wheat to Binod. The delivery of wheat and the payment was to be done in the next 3 months. Before the goods were delivered to Binod, Sohan gets another customer, Vikram, in his shop who is ready to pay the higher price. Sohan sell, ठीक है, even after sale. Okay, Vikram has no knowledge that Sohan is not the owner of the. तो ये कौन सा है? सेल बाय सेलर इन, वही वाला है क्या? सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, वही वाला केस है क्या? यस। तो फिर इस केस के अंतर्गत, हाँ, सेल वैलिड होगी। यस सर। तो डिस्कस इफ सच अ सेल मेड बाय सोहन टू विक्रम इज वैलिड सेल। चलो, तो वही लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे एक बार। चलिए, एक बार अटेंडेंस भी बोलते जाएंगे, तब तक रीड कर रहे हैं तब तक। रोल नंबर 1, 2 absent, 3 absent, 4 absent, 5 absent, 6 absent, 7 absent, 8 absent, 11 absent, 3 present। चलो ठीक है, फिर 12 absent, 17 का है, 19 क्यों आ जाता है अपन बेटा? पहले 17 18 को भी मौका दे दो। हाँ, एक 17 हो गया। हाँ हाँ, 21 absent, 22 absent, 23 absent, 24 absent, 26 absent, 27 absent, 28 absent, 32 absent, 33 absent, 35। ओके, संपूर्ण, ठीक है, सम्राट 39 absent, 42, 43, 44 absent, 51 absent, 53 absent, 56 absent, 58 absent, okay 58 है, 59 absent, 62 absent, 65 absent, 68 absent, 73 absent, 75 76 absent, 78 absent, 78 आए हैं, ओके। 80 हो गए, 81 absent, 84 absent, 85 absent, 86 absent, 87 88 absent। चलो ठीक है, चलिए ये वाला बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 बना क्या? चलिए बताएंगे क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन नंबर 34 किस चीज के बारे में? प्लेज वाला, ठीक है। तो इस केस के अंतर्गत आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है भाई यहाँ पे प्लेज के बारे में। उसने प्लेज कर दिया था एंड टोका लोन 25 लाख का 17 जनवरी को टोल्ड सोल्ड टोटल ज्वेलरी फॉर 28 lakhs, ठीक है। द ज्वेलर परचेज इट इन गुड फेथ विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट ज्वेलरी वाज ऑलरेडी pledged. After all this, S declared himself insolvent. When R came to know about this, he filed a suit against RL Jeweler. Mrs. RL Jeweler contended they were unaware of about the pledge.
with reference to the provision of Sales of Goods Act, what is the remedial action available to Mr. R? अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर RL जो है उनको क्या मिल गई दोस्तों, ओनरशिप मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर पे RL जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हमें प्लेज के बारे में पता नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसे क्या कर लिया दोस्तों, खरीद लिया। बट आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक बार वारंटी भी पढ़ाया है। वारंटी में अपन ने इज्जत किसको दिया हुआ है ज्यादा, बताइए किसको दिया? वारंटी अपन ने पढ़ा था, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस पढ़ा है क्या अपन ने? ये दिख रहा है आपको ये पॉइंट, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, इनकम्बरेंसेस। यही मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या, कि वहां पर जो प्लेजी होता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है। याद है वो ऑटो छोटा हाथी, आपके केस में छोटा हाथी एग्जांपल दिया कि नहीं याद नहीं है मेरे को, जनवरी वाले बैच में वही दिया था, बट आपके केस में कोई गाड़ी ऑटो ऑटो का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। तो मैंने यही चीज बताई थी कि भाई वहां पर मैं दुबई चला गया था और वो दो लोग लड़ रहे हैं, तो उन दोनों में से कौन सही है? तो अपन ने ये देखा था कि भाई जो सेकेंड बायर है उसको ये चीज देखनी चाहिए कि जो गुड्स वो खरीद रहा है वो फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, इनकम्बरेंसेस होना चाहिए। अब उसने नहीं पता किया तो यहाँ तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा किससे ले सकता है, जो पहले सेलर है। तो यहाँ पे RL will not be liable to return the jewelry which he already paid. R can file a suit against S, but here in this situation S declared himself insolvent, so R can recover only from the property of S. तो आप चाहें तो ये वाला पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का अच्छे से? चलो, तो अभी के लिए अपन कर रहे हैं इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर करेंगे आगे की बातें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।